आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक पॉडकास्ट शूट किया और इस पॉडकास्ट में उन्होंने कई मुद्दों पर गंभीरता से बात की, जिनमें रंग को लेकर सवाल हुआ, होली को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की गई। तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि सबसे ज्यादा अगर कोई रंग बिरंगा कपड़ा पहनता है तो वो तो मुसलमान ही है, तो फिर रंग उनके ऊपर पड़ जाएगा और इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात कहां से आई? ये दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ये जो पूरा पॉडकास्ट था, इसके तमाम ऐसे बयान हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। इस पॉडकास्ट में उन्होंने किस तरीके से बात की थी ये आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई। खबर आई कि योगी के सरकारी आवास पर एनएसजी कमांडोज घुस गए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया गया कि एम्बुलेंस उनके घर पर पहुंची, स्ट्रेचर पहुंचा और उसके बाद एक शख्स स्ट्रेचर पर लेटकर बाहर वापस आया। और ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हुई जब खबर आई कि योगी आदित्यनाथ की तबीयत खराब हो गई। अब अगर आप तक भी ये खबर पहुंची तो इसकी सच्चाई भी जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ की तबीयत नहीं खराब हुई थी, लेकिन भगवान ना करे उनकी तबीयत खराब हो तो एनएसजी कमांडोज किस फुर्ती के साथ काम करेंगे, इसको लेकर पूरा मॉक ड्रिल तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को जांचने के लिए बुधवार को एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसकी यह तस्वीर है जो बार बार हम आपको दिखा रही हैं। आपको बताते चले, बुधवार की बात है, एनएसजी के दर्जनों जवान एम्बुलेंस के साथ सीएम आवास में घुस गए। इसके बाद आवास के अंदर से एक स्ट्रेचर एम्बुलेंस पर लाया गया और फिर पूरे फ्लीट के साथ ये एम्बुलेंस सिविल अस्पताल पहुंची और इस स्ट्रेचर पर एक आदमी भी लेटा हुआ नजर आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया कि सीएम योगी के आवास पर किसकी तबीयत खराब हुई, कौन बीमार हुआ, अचानक एनएसजी कमांडोज क्यों पहुंचे। लेकिन यह मॉक ड्रिल था जो सीएम योगी की सुरक्षा को जांचने के लिए किया गया था। आपको बता दें, इससे पहले पिछले हफ्ते इसी तरीके से एक अभ्यास किया गया था बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, और इसी तरीके का जो मॉक ड्रिल था वो भी उनके आवास पर ही किया गया था। आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर रहते हैं, ये बात आप जानते ही हैं। आपको बताते चले, जिस वक्त ये मॉक ड्रिल हुई उस वक्त योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर मौजूद भी नहीं थे, बल्कि वो तो आगरा में थे। लेकिन ये ड्रिल इसीलिए रखा गया, इससे परखने की कोशिश की गई कि अगर इमरजेंसी आती है तो स्थानीय पुलिस या एनएसजी कमांडोज या फिर एम्बुलेंस या फिर फायर डिपार्टमेंट कितनी मुस्तैदी से काम करेगा। मतलब 11:49 पर एम्बुलेंस सीएम आवास से रवाना हुई और 1 मिनट के अंदर अंदर सिविल अस्पताल पहुंच गई। तो यह पता लगाने की कोशिश की गई कि कितनी जल्दी उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है इन केस अगर ऐसा कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस होता है या नहीं। इसके अलावा यह भी परखने की कोशिश की गई कि इसमें और कितनी तेजी की जा सकती है, या फिर जितनी तेजी के साथ सारी चीजें हुई ये इनफ था या नहीं। तो ये मॉक ड्रिल था जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक थे वो थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि उनको लगा बाबा को अचानक से क्या हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये एक मॉक ड्रिल थी। समय समय पर मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या नेताओं के लिए इस तरीके से इसको इसलिए किया जाता है ताकि मुस्तैदी देखी जा सके। और इसी कड़ी में सीएम आवास पर दर्जनों एनएसजी कमांडोज पहुंचे, एम्बुलेंस के साथ पहुंचे, फिर पूरी फ्लीट के साथ ये एम्बुलेंस सिविल अस्पताल के लिए रवाना हुई। तो टाइम ड्यूरेशन नोट किया गया कि भाई कितनी देर में पहुंचा जा सकता है, कितनी देर में फोन आएगा, तो कैसे कैसे सारी चीजें हो सकती हैं। सुरक्षा घेरा कितना मजबूत है इसको भी परखने की कोशिश की गई थी। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और ये जिस तरीके से मॉक ड्रिल होता है नेताओं के लिए उनकी सुरक्षा को जांचने के लिए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है। और बाकी जिस पॉडकास्ट का मैं जिक्र कर रही थी शुरुआत में, उसी के साथ आपको छोड़े जा रही हैं, सुनकर बताइएगा योगी आदित्यनाथ से जुड़ी इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं। जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित हैं, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है,
महाराज आप यहाँ पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे जी। इतिहास है। इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या? क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्मस्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? इसीलिए तो सीए कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं। हम हिंदुओं के आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे? उनके हालात क्या होंगे? इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, हाल ही में एक्चुअली कल ही हुआ था कि एक कॉमेडियन जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में ही कुछ महीने पहले एक स्लोगन उठा था, बटेंगे तो कटेंगे, वो भी ऐसे ही विभाजनकारी स्लोगन था? विभाजनकारी नहीं था। आप मुझे बताइए, यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो, ये उछला नहीं था। ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहाँ से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी। इलेक्शन जीत गए आप? नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक नारा इलेक्शन जीतने का, कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात? क्या बात करते हैं? क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब कटने काटने की बात, आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे। तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है। तो इसको खुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी, तो उसको बताने का एक माध्यम है। अरे बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है। पर ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वह डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है।